हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विनोद कुमार बोरे और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज, एक इंपॉर्टेंट अपडेट। ध्यान दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो नासा है, इसके साइंटिस्ट या मैं एग्जैक्टली कहूं तो एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर वापस आए हैं। 180 दिन का ये प्लान था, जिसके बाद ये आए हैं बेसिकली टोटल 371 डेज में। कारण क्या था, किस कारण से इतना लंबा समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताना पड़ा एस्ट्रोनॉट्स को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे लिए किस रिगार्डिंगली इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि ये जो न्यूज है ये कुछ इस प्रकार से, इसका कंपाइलेशन अगर मैं आपको बताऊं तो जो नासा के साइंटिस्ट थे, जो मेन साइंटिस्ट है उनका नाम है फ्रैंक रूबियो। ये बेसिकली गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रोग्राम के तहत। याद रखें, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहां ध्यान देने योग्य है कि इनकी जो वापसी हुई है ये हुई किस स्थान पर है, तो ध्यान दें कजाकिस्तान के पास एक एरिया है जहां पर इनकी जो है एक रिमोट एरिया है जहां पर इनकी लैंडिंग हुई है। सोयूज़ कैप्सूल नाम से एक निकाय है, एक यंत्र है जो आप यहां इमेज में देख पाएंगे। इस यंत्र के द्वारा जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है, हार्ड लैंडिंग नहीं है। इसका मतलब है कि कोई खास खतरे वाली बात नहीं है। यहां पर जानने योग्य एक और इंफॉर्मेशन है, याद रखें कि इनके साथ जो है 2 अन्य यात्री भी थे, सहयात्री भी थे, ये भी एस्ट्रोनॉट्स है। याद रखें कि ये दोनों यात्री जो है, जैसा आप नाम यहां पढ़ पा रहे होंगे, ये दोनों जो है रूसी यात्री हैं, रशियन ओरिजिन के हैं। और ये रशियन ओरिजिन के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिसे रशियन में कॉस्मोनॉट्स भी कहा जाता है, ये बेसिकली जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आए हैं। यहां ध्यान देने योग्य इंफॉर्मेशन है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जहां पर रुकने का सबसे लंबा रिकॉर्ड, अब यहां ध्यान दें कि अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे लंबा रिकॉर्ड तो है रशिया के एस्ट्रोनॉट का। जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये उनकी पिक्चर है। याद रखें कि इन्होंने लगभग 437 डेज स्पेंड करे थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इसके अलावा याद रखें कि अमेरिकी मूल के, या फिर मैं कहूं प्योर अमेरिकन, जो सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहे वो अब बन चुके हैं कौन? रूबियो। फाइन, पूरा नाम है इनका फ्रैंक रूबियो, तो इस नाम को अपने दिमाग में सेटल डाउन रखें। इसके अलावा यह भी याद रखें कि इसके पहले जो है सबसे लंबे समय तक कौन अमेरिकन स्पेस में सबसे लंबे समय तक रह पाया था, तो वो इनके जस्ट प्रायर 2022 में जाए हुए एक व्यक्ति थे। अब यहां पर मेरा प्रश्न आप सभी से है कि बताएं कि 2022 में वो कौन से एस्ट्रोनॉट थे जो अमेरिकन थे और इनके पहले सबसे लंबे समय तक स्पेस में उन्होंने टाइम स्पेंड करा है। अब यहां ध्यान दें कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्या रीजन रहा कि प्रोग्राम बेसिकली स्टार्ट करा गया था 180 डेज के लिए और ये खिंचा 371 डेज, तो समझिएगा इस चीज को। इसका मेन कारण है, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज करा है, स्पेस में जो कबाड़ है। अब ये कबाड़ बेसिकली एग्जैक्टली करेक्ट वर्ड नहीं है, याद रखिए इसे स्पेस डेब्री कहा जाता है। ये कहां से आती है, तो अब यहां ध्यान दें, याद रखें कि जो स्पेस है वहां पे लगातार बीते 50 से 70 सालों में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करे, इतनी सारी सैटेलाइट्स भेजी। ये सारी सैटेलाइट्स क्या आज भी काम की हैं? आंसर इज नो। याद रखें कि ये सैटेलाइट जो है समय के साथ खराब होती गई, निष्क्रिय हो गई और नष्ट कर दी गई। अब नष्ट करने के बाद, डिस्ट्रॉय करने के बाद, इन सैटेलाइट्स का जो कचरा है, जो गार्बेज है, क्या इसे कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन उसे वहां से रिमूव करने का कार्य करती है? आंसर इज नो। याद रखें कि जो डेब्री है, ये जो कबाड़ है, ये स्पेस में एक से दूसरे स्थान तक कुछ इस प्रकार से घूमता रहता है जैसे कोई पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा हो। अब आप यहां समझिएगा कि हो यह रहा है कि बहुत सारे ऐसे देश, इसमें खासकर इंडिया भी शामिल है, और याद रखिए ये इंडियन इंटरेस्ट के लिए, भारत के राष्ट्रीय हित के लिए भी रिक्वायर्ड था कि हम स्पेस वेपन बनाएं। यहां जानने योग्य इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा कि इंडिया, जस्ट अ सेकेंड, इंडिया, चाइना, यूएसए एंड रशिया, ये 4 ऐसे नेशंस हैं जिनके पास अपनी खुद के स्पेस वेपन हैं। यहां पर जानने योग्य चीज है कि स्पेस में वेपन का यूज क्या है, तो समझिएगा कि स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं, वैसे तो फॉर्मली ये कहा जाता है कि स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं, उन सैटेलाइट्स को सिक्योरिटी देने के लिए या फिर
अगर वो खराब हो जाए तो उन्हें इजीली डिस्ट्रॉय करने के लिए इन वेपन का यूज करा जाता है। पर यथार्थता यह है कि एवरीवन परफेक्टली नो, सभी को इस बारे में बहुत बेहतर तरीके से पता है कि आने वाले समय में जो अगली वॉर होगी वो बैटलफील्ड पर नहीं होगी, या तो वो स्पेस पर होगी या तो वो साइबर होगी। फाइन, तो इसको समझिए कि जो अभी के समय आपको स्पेस में कचरा दिखाई दे रहा है, एक तो वो पुरानी सैटेलाइट्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, दूसरी ये जो देश हैं इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, ये देश जो है समय समय पर अपनी मिसाइल्स का टेस्ट करते हैं, उससे भी बहुत सारी स्पेस डेब्री का निर्माण होता है। यहां जानने योग्य इंफॉर्मेशन है कि भारत इस लिस्ट में आता है। रीजन क्या है? तो हमेशा याद रखें कि हमें वो सारे इंटरवेंशन प्ले करने पड़ते हैं, वो सारे कार्य करने पड़ते हैं जो मिरर करें चाइना को, जो काउंटर करें बेसिकली चाइना को। यहां चाइना ने अगर स्पेस वेपन बनाया था तो यहां एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी कि भारत के पास भी उसका जवाब हो, उसका प्रत्युत्तर हो, और हमारे पास एक बेहतर प्रत्युत्तर के रूप में स्पेस वेपन्स आर प्रेजेंट। अब यहां कुछ जानने योग्य इंफॉर्मेशन यह भी है कि जो ये साइंटिस्ट गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, इनका जो निकाय था, इनकी जो डिवाइस थी, जिसके थ्रू, जो जिसे हम कहते हैं जो कैप्सूल था, जिसके थ्रू इन्हें वापस आना था अर्थ पर, याद रखें वो कैप्सूल इस कचरे से, इस गार्बेज से, इस डेब्री से टकरा गया था। और टकराने के पश्चात हुआ ये कि इसमें जो कूलेंट था वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो खराब हो गया। इसके कारण वहां से वापस आने में जो समय लगना था वो समय रोका गया, वो जर्नी स्टॉप करी गई फॉर रिपेयरिंग। अब समझिए कि ये जो समय अंतराल रहना पड़ा, ये दिखाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हॉल्टिंग की सुविधा है, रुकने की सुविधा है, और लंबे समय तक स्टे करने की सुविधा है इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो। अब इसे समझने के लिए आगे मैं आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ डिटेलिंग देने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि ये जो स्पेस वर्क था, बेसिकली आप पाएंगे इसमें फ्रैंक रूबियो ये लगभग पृथ्वी के 5000 से ज्यादा बार चक्कर लगाते हैं। अब ये जो चक्कर लगाने का कार्यक्रम है, ये किस लिए एग्जैक्टली यहां पर नंबर मेंशन है, आपको ज्यादा रटने की इसे आवश्यकता नहीं है, पर इसे याद रखें कि ये इतना लंबा समय अंतराल जो इन्होंने स्पेंड करा, इसमें इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है, याद रखें इस डिस्टेंस को आप कंपेयर कर सकते हैं। आप जो है इसे हिंदू के आर्टिकल में स्पष्ट तौर पर देख भी पाएंगे कि ये लगभग पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने के डिस्टेंस को आप 350 बार, एग्जैक्ट डेटा आप पीछे देख पाएंगे, 328 बार आप ट्रेवल कर सकते हैं। ये इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके, इतना लंबा समय अंतराल प्ले करके वापस आए। अब यहां आपको कुछ चीजें जाननी चाहिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। और अगर मैं आपसे कहूं कि आज से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन 2 साल पहले की एक घटना है जहां पर भारतीय मूल के एक साइंटिस्ट हैं जो बेसिकली नासा में इस समय वर्क कर रहे थे। वो एक समय इंडिया आए थे, आप सभी ने देखा होगा, उनके वीडियोस भी काफी जो है वो प्रचलित थे, काफी ज्यादा न्यूज में थे, जहां पर उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि क्या कारण है कि मानव को स्पेस के बारे में जानने की आवश्यकता है, मानव को ब्रह्मांड के बारे में जानने की आवश्यकता है। तो यहां पर केवल और केवल प्रश्न इस बात का नहीं है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे अलावा ब्रह्मांड में और कौन कौन है। यहां काम की बात यह है कि बेसिकली हम क्यों जाने ब्रह्मांड में और क्या है। तो यहां समझिए कि अगर हम ये समझ जाते हैं कि वास्तविकता में ग्रहों का निर्माण, तारों का निर्माण, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन, स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हम ये पता लगा पाएंगे कि इनकी एंडिंग कैसे होती है। हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि अर्थ की एंडिंग कैसे होगी। हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि लाइफ अगर हमारे सामने किसी ग्रह में बनती है तो एग्जैक्टली हमारे ग्रह में कैसे बनी थी। अगर किसी ग्रह में लाइफ एंड हो रही है तो हम ये समझ पाएंगे कि ये एंडिंग कैसे होगी। और याद रखें कि यहां पर बहुत सारी चीजें रिलीजियसली भी, धार्मिक तौर पर भी सेंसिटिव होती हैं। आप समझेंगे कि अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन, अंतरिक्ष के बारे में खोज, समझना, इसकी सबसे पहले शुरुआत रिलीजन से हुई थी। कहीं ना कहीं आपको ये संबंध दिखाई देगा धर्म और अंतरिक्ष का। याद रखें कि ये जो स्टडीज हैं स्पेस के बारे में, खासकर ये स्टडीज इंपॉर्टेंट होती हैं टू अंडरस्टैंड कि हम एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी अर्थ किस डायरेक्शन में जा रही है, हमारा भविष्य किस डायरेक्शन में जा रहा है। और इस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट हॉल्ट है, एक इंपॉर्टेंट वन डोर सोल्यूशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहां जानने योग्य इंफॉर्मेशन होगी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसे 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर बनाया था। यहां ध्यान दें कि इसमें सबसे मेन जो नेशन थे वो
यूएसए, यहां आप देख पाएंगे यूएसए का नासा है, रशिया, जापान, इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी शामिल है। अब इसके अलावा यह भी याद रखें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को दो आप भागों में विभाजित कर सकते हो। एक पार्ट जो है वो रशियन कंट्रोल का होता है, जिसे रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट कहते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा भाग है ये यूएसए द्वारा संचालित होता है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन याद रखें, जो रशियन सिस्टम है इसे आप लगभग 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या मैं कहूं 6 ऐसे मॉड्यूल्स हैं उसमें जहां आप हॉल्ट ले सकते हैं, स्टे हो सकता है। फाइन। इसके अलावा जो यूएस वाला पार्ट है उसमें 7 हैं। अब यहां याद रखिए जो यूएस द्वारा यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा यानी कि यूएसए के द्वारा कंट्रोल करा जाता है, इस सेगमेंट में अदर देशों का भी कंट्रीब्यूशन है। जो रशिया वाला पार्ट है वो प्रॉपरली रशियन जो स्पेस एजेंसी है वो कंट्रोल करती है। जो रिमेनिंग पार्ट है यूएस वाला वो प्रॉपरली यूएसए और अदर जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके द्वारा कंट्रोल करा जाता है। मैं बहुत श्योर नहीं हूं इस डेटा के लिए, पर ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी की सबसे कीमती चीजों में से एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ पैसा। फाइन। इसके अलावा याद रखें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो है आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ ज्योग्राफिकल कुछ फिनोमिना की आवश्यकता होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर आपको ये सामने दिखाई देगा, परंतु ये भारत से देखा जाना जो है वो नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। यहां एक और इंफॉर्मेशन है, याद रखें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। यहां हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आए हुए डेटा का यूज करते हैं, उस डेटा को हम सेवरल अदर प्लेसेस में जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फिर पृथ्वी की कुछ ऐसी इमेजेस जिन इमेजेस के द्वारा हम बेटर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटीज। याद रखें कि ये जो टॉपिक है ये अब आने वाले समय में करंट पर रहेगा, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।